नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा 2022 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था ज़ेनोगा सबसे पहली बार तो मैं ज़ेनोगा पढ़ाने के पहले लोगों को ये बताया करता था डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड रूल। क्योंकि पहली बार मुझे समझ में आया कि हम लोग जो करते हैं, अपने साथ करते हैं सुबह सुबह उठने के बारे में, वो हम रूल बनाते हैं। कल सुबह इतने बजे उठूँगा, या मैं आज से ये काम करूँगा, ये चीज़ छोड़ दूँगा। रूल्स में और लॉज में डिफरेंस क्या है? रूल्स मैं बोलता था आटे की तरह है, उसको आप रोटी बना लो, पूड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, बेंडेबल है, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन लॉज बदलते नहीं हैं, आपको लॉज के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसके पहले मेरे मन में कभी सवाल ही नहीं आया। ये पहली बार जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, ये हेडिंग पढ़ा ज़ेनोगा का इंट्रोडक्शन में, द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस, और उसके बाद हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज़ ज़ेन योगा। ज़ेन योगा क्या है? With the help of practices explained in the following pages, one can attain within few years a stage of development for which mankind would need an illimitably long period spreading over countless incarnations on the slow spiral of evolution. ये बहुत लंबा डेफिनेशन है और इसमें ढेर सारी assumptions हैं। बताइए कौन कौन से इसमें assumptions हैं? मैं इसकी हिंदी डेफिनेशन बोलता हूँ तो आप लोग एजम्पशंस बताइएगा, ठीक है? माइक ले लीजिएगा जो बोलेगा। इन पेजेस में जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उसकी मदद से कुछ ही सालों में एक इंसान वो डेवलपमेंट हासिल कर सकता है जो बाकी लोगों का डेवलपमेंट होगा अनगिनत जन्मों में इस प्रगति की स्लो स्पाइरल में। इसमें कौन सी चीज़ है जो एजम्पशन है जिसमें बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, बोलेंगे सर हम नहीं पढ़ेंगे इसके आगे, तो बकवास बात बोल रहा है, तो ऐसी बात कर रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। इसमें कौन सी चीज़ है जिसका आपको लगता है कि आधार नहीं है? हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे अगले जन्म होंगे। और वेरी गुड। इसमें बड़ी मम्मी को दिक्कत हो जाती है, क्या प्रूफ है कि अगला जन्म होगा? लेकिन इसका मेरे लिए बड़ा सिंपल सा आंसर था। जब जीजा जी ख़त्म हो गए थे, दीदी के हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, तब ये सवाल उसके बाद ही ख़त्म हुई थी। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कब ख़त्म हुई यार। देखो, जिया जी पहले ख़त्म हुए कि सरिता पहले ख़त्म हुई? हाँ, पहले सरिता ख़त्म हुई। प्रेमा दीदी के हस्बैंड, सच्चू के पापा। ये दोनों मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स थे जिनको मैं पर्सनली जानता था, और ये यंग थे। तो मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये लोग जन्म लेंगे? लेकिन उसके बाद जब ज़ेनोगा आई तब एक नया पर्सपेक्टिव से, जब दुख, आपको लाइफ दुख दिखती है, रोज़ रोज़ दुख दिखती है, तब आप सवाल पूछते हैं कल फिर से उठना पड़ेगा क्या? जैसे एग्ज़ाम के दिनों में या बीमारी के दिनों में, अगर कोई बहुत बीमार है तो चाहता है शरीर छोड़ दे, ख़त्म हो जाए बीमारी। तो ज़्यादातर लोग जो ये पूछते हैं ना कि ये क्या पक्का है कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, उनके लिए ये लाइफ दुख नहीं है। फॉर देम दिस लाइफ इज़ जॉय। उसको जितना एन्जॉय कर सको उसको एन्जॉय कर लो, बाकी बात ख़त्म। लेकिन जिनको पहली बार ये लगने लगता है कि ये दुनिया दुख है, वो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर फिर से पैदा होना पड़ा तो। अभी बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये दुनिया दुख दिखता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो फ्यूचर को एक्चुअली परसीव कर पाते हैं। जैसे अभी आप दोनों यंग हैं, आप दोनों, हम लोग की एक सीरीज़ है बुढ़ापे के ऊपर, उसमें ऑलमोस्ट 25-30 वीडियोज़ हमने कवर किए कि जब ओल्ड एज आता है तो कैसे चेंजेस होते हैं। अनबेरेबल होता है ओल्ड एज। आप बाथरूम नहीं रोक पाते, आप खाना नहीं खा पाते, आप चल नहीं पाते, ठीक से देख नहीं पाते, ठीक से सुनाई नहीं देता है। दूसरों को तो छोड़िए, अपना ही बेयर नहीं कर पाते। बेइज्जती जो होती है वो तो अलग होती है। तो जो आदमी ये नहीं देख पाता कि मेरा बुढ़ापा आएगा और उसके बाद मेरा डेथ आएगा, उसने अपनी लाइफ का एक बड़ा पार्ट को डिवाइड कर दिया और उसके बाद पूछ रहा है ज़िंदगी में दुख कहाँ है?
और जो आदमी को दुख नहीं दिखाई दे रहा है वो कभी सवाल ये इस बात को भी नहीं मान पाएगा, इस बात के ऊपर सोच भी नहीं पाएगा, इस बात को एक सवाल की तरह भी नहीं पूछेगा कि अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म अगर हुआ तो। जैसे आप लोग पूछते हैं ना, आपने पूछा था कि फिर से पैदा हुए फिर से स्कूल जाना पड़ेगा तो, बिकॉज फॉर यू स्कूल वॉज नॉट अ जॉय, इट वॉज अ टॉर्चर। लेकिन मेरे लिए इन दोनों डेथ से और मेरी अपनी पर्सनल रोज़ की लाइफ ऐसी हो गई थी उस टाइम कि फिर से कल, फिर से कल, फिर से कल। अगर मुझे बिना सुसाइड किए इस शरीर को छोड़ना है हमेशा हमेशा के लिए, मैं नहीं जीना चाहता हूँ और मैं सुसाइड भी करने को तैयार नहीं हूँ, मैं इतना डिप्रेशन में भी नहीं हूँ, तो फिर क्या? तब जिनोगा बोल रही है यहाँ पर जो भी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं कुछ पेजेस में, उसकी मदद से एक इंसान बहुत शॉर्ट पीरियड में वो ग्रोथ हासिल कर सकता है जो बाकी इंसान कई जन्मों में लेंगे। तो इसमें एक और चीज़ बताई गई है, एक और एजम्पशन है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक स्लो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है। इसको मैं स्कूल्स में बताया करता था बच्चों को, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये खाली मंत्र नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है, ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है कि ये दुनिया असत्य से सत्य की ओर जा रही है और मृत्यु से अमृत की तरफ जा रही है, अंधेरे से उजाले की तरफ जा रही है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रही है। और हमारे साथ हो रहा है। आप अगर अपने आप को बचपन में देखें, 10 साल पहले देखें या 5 साल पहले देखें, तो खुद को देख करके हंसी आती है। लगता नहीं है कि ये मैं था। श्रीश हंसता है अपने ऊपर। कल हम उसका नहीं देख रहे थे वीडियो, बाहुबली। हमारे आत्मा बल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु, भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। इस माँ ने हमारी माँ का अपमान किया, वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है, उसके चरणों में पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। मृत्यु को मारने जा रहा हूँ मैं। मेरी माँ माता भूमि को कोई छू नहीं सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूँ मैं, मेरे साथ आज कौन? मैं। और मृत्यु को पार कर मेरे साथ अमर कौन होगा? मैं। जय महेश। वो खुद ही हंस रहा था उसके ऊपर। तो वो जो हंसी है वो शो करती है कि हम खुद इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी बॉडी भी इवॉल्व हो रही है। तो द साइंस ऑफ दीज सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस वी कॉल जिनोगा। ये भी बहुत से लोगों का सवाल का मैं बहुत सिंपल जवाब देता हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग जिनोगा स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 70+ ईयर्स के लोग हैं जो जिनोगा ज्वाइन कर चुके हैं। तो बोलते हैं सर मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं ज़मीन पे बैठ नहीं सकता, मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता, मुझसे एक्सरसाइज योगा नहीं होता। तो जिनोगा कोई योगा नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये साइंस ऑफ सिस्टमिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है। आप कोई भी काम अगर करते हैं, मान लीजिए किसी भी काम को आप एक्सेलेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करनी होगी, अपने माइंड को फोकस करना होगा। जैसे आपने किया है, पता नहीं बचपन में किया होगा ना, लिखने के लिए कर्सिव राइटिंग की है। उसमें क्या करते हैं कर्सिव राइटिंग में? सारे लेटर एक साथ जुड़े होने चाहिए और कॉपी लेते हैं, हाँ, और उसमें लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें 4 लाइन बनी होती है, हाँ, या वो तो उसके ऊपर लिखना होगा। तो उसको बार बार लिखने से क्या होता है? अगर आपने बार बार लिखा, उसके नीचे नहीं निकला चाहिए, तो क्या होगा उससे? अब जब हम लोग नॉर्मल किसी कागज़ में लिखें, जैसे ब्लैंक शीट हो या हिंदी वाली जो कॉपी होती थी हमारी वो, तो उस पर हम लोग की जो सीधी लाइन होती है वो कॉपी में क्या होगा तो पता है? मैं पूछ रहा हूँ ब्रेन में क्या होता है? पता नहीं। ब्रेन में इब्न गौरी पढ़ रही थी, माइलिन शीट बनती है जब आप लेयर्स बनते हैं। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो ज़मीन पे ग्रूव्स बनते हैं। देखा आपने, पगडंडी बनती है। अगर कहीं से कोई इंसान जाता हो, जानवर जाता हो, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। ऐसे ही आपके ब्रेन में रास्ता बन जाता है। उसके बाद जब आप दोबारा लिखेंगे, अगर आपने 100 बार एक ए लिखा है तो 101वीं बार वैसे ही बनेगा। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उस तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, यू जस्ट सिट देयर एंड ट्राई टू डू इट। सबसे पहला तो काम यही होगा कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ चालू होता है। जिनोगा का एम क्या है, प्राइमरीली क्या बताना चाहते हैं आप जिनोगा के ज़रिए?
मेन काम जिनों का क्या क्या है? माइंड का कंसंट्रेशन। कैसे? ठीक है, हम आंखों को कंसंट्रेट करने के लिए ऐसे घूरते हैं, लेकिन माइंड को कंसंट्रेट कैसे करते हैं? थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाफिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। हमारे ब्रेन का एक फिजियोलॉजी है और एक मेटाफिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी मतलब जो, पता है फिजियोलॉजी मतलब? इतनी मोटी बुक है फिजियोलॉजी की। MBBS फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे मोटी बुक है एनाटॉमी की, उसमें बॉडी को काट काट के अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है फिजियोलॉजी, जिसमें कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की वर्किंग को समझते हैं हम लोग, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसके केमिकल्स को समझते हैं। और थर्ड है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को समझते हैं। तीनों बड़े बोझिल सब्जेक्ट हैं भैया। तो एक तो है हमारे ब्रेन का फिजियोलॉजी, लेकिन मेटाफिजियोलॉजी क्या है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन साइंसेस का पार्ट है। असल में हम लोग, इंसान लोग, उसको साइंस मानते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसको हम रिपीट करके किसी को दिखा सकते हैं। तो ब्रेन के अंदर में माइंड है, माइंड के अंदर में सेक्शन 2B3 अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो सब चीज़ें हम सबको माइक्रोस्कोप के नीचे या किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए दिखाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, आप केवल एक काम कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं अपने मन के अंदर में, और समझने के बाद आप अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ज़नोगा का मेन एम है आप अपने माइंड के मेटाफिजियोलॉजी, इसमें ये मत कहिएगा कि मैं आपको CT स्कैन करा करके ब्रेन की स्ट्रक्चर समझाऊंगा, नहीं। आपके ब्रेन के आसपास थोड़ा ब्रेन का पार्ट रहेगा और बाकी आसपास का एरिया, उसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे। और उसके ज़रिए क्यों समझेंगे? इम्तिहान पास करने के लिए नहीं, किस लिए? जो आपने कल कहा था, ज़नोगा क्यों पढ़ते हैं हम लोग? आपको क्या फ़ायदा होगा? आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, आपका थॉट्स आपके रेगुलेशन में आ पाएगा। शुरू करने के लिए, टू स्टार्ट विथ, वी मे कंसिडर द माइंड एज फंक्शनल सिस्टम ऑफ एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशंस। क्या बोले, दोबारा बोलिए। To start with, we may consider the mind as functional system of extremely subtle vibrations called rotations. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? माइंड को समझने के लिए एकदम शुरू में हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा माइंड एक फंक्शनल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ काम करता है, उसका कुछ फंक्शन होता है। जैसे पेन का एक फंक्शन है, रेडियो का एक फंक्शन है, मोबाइल का एक फंक्शन है, ऐसे ही ब्रेन का भी एक फंक्शन है, वो एक फंक्शनल सिस्टम है। हमारा ब्रेन एक फंक्शनल सिस्टम है। किस चीज़ का बना है वो? आलू, गोभी, कपड़ा लत्ता, किस चीज़ का बना है? एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशंस का बना है। और एक ऐसा वाइब्रेशन जो बहुत सटल वाइब्रेशन है, जो दिखता नहीं है। वाइब्रेशन क्या होता है? चलिए देखते हैं। वाइब्रेशन किस चीज़ को बोलते हैं आप लोग? जब फ़ोन आता है तो फ़ोन वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है, फ़ोन का वाइब्रेशन गुड 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 करता है। तो वाइब्रेशन किसको बोले आप? आपने तो बता दिया फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन क्या हुआ? जो जूम आवाज़ आती है उसको कहते हैं वाइब्रेशन। चेक कर लीजिए, अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए, वाइब्रेशन किसको बोलते हैं। वाइब्रेशन का डेफिनेशन या वाइब्रेशन क्या है? हिंदी में वाइब्रेशन क्या है? कांपना। और 2-3 वर्ड खोजिए, बड़ा मस्त है। एक तो कंपन, कांपना, दूसरा थरथराहट, थरथराहट, शेक, लहराव, लहराव, थरथरी, Flutter. कपकपी, स्पंदन। बेसिकली इसको बोलते हैं वाइब्रेशन, हिलना। हिलना। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ यार कि ब्रेन किस चीज़ का बना है, वाइब्रेशन का बना है। हिलता तो है, लेकिन क्या हिलता है? थॉट्स। अभी वही तो देखिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि शुरू से ही ये कह रहे हैं, हम ये मानेंगे कि हमारा ब्रेन एक फंक्शनल सिस्टम है बहुत सटल वाइब्रेशंस का। अभी तक लोगों को पता नहीं है वो क्या चीज़ है जो वाइब्रेट करती है। फ़ोन वाइब्रेट करता है, जब हम बोलते हैं तब क्या वाइब्रेट करता है मालूम है? जब मैं बोलता हूँ तो आप तक, आपके कान तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, तो उस आवाज़ में क्या वाइब्रेट करता है? क्या चीज़ हिलती है? हवा।
मालूम है आपको? एयर पार्टिकल्स जहाँ नहीं होते वहाँ पर आवाज़ नहीं ट्रैवल करती। आप स्पेस पे जाके चिल्लाइए, पानी में भी आवाज़ नहीं होती। पानी में भी आवाज़ नहीं होती, साउंड। और बहुत बार बीवी बोलती है और पति की कानों में भी आवाज़ नहीं पहुँचती। ये जोक था यार। और यही हाल होता है जब बच्चे को माँ बाप कुछ बोलते हैं काम करने को, बच्चों के कानों में कोई वाइब्रेशन नहीं पहुँचती। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन क्या है? एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशन, खाली वाइब्रेशन नहीं है। और किस चीज़ का? एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशन ऑफ अ फंक्शनल सिस्टम है। ये एक फंक्शनल, कुछ काम करने वाला है। इसलिए ज़्यादातर अगर आपका ब्रेन कुछ काम नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ब्रेन क्या है? एक फंक्शनल सिस्टम है। किस चीज़ का? सटल वाइब्रेशन। एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन को एक और नाम दिया गया है, रोटेशन। इस चीज़ को अगर आप पकड़ें तो अभी फ्यूचर में आप देखेंगे आपके जो थॉट्स जूम 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 चलते हैं, वो थॉट आपका ब्रेन भी बनाता है। विच फॉर कन्वीनियंस वी डिवाइड इनटू 4 सेक्शंस। समुंदर की तरह है हमारा ब्रेन, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्यों? हमारी कन्वीनियंस के लिए। तो अगर आप देखिए, जब भी किसी काम को आप 2-4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। इस ब्रेन को भी समझने के लिए हमने कन्वीनियंस में कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में। आगे पढ़िए। Section 1 is the part nearest allied to the anatomical brain. Section 4 we look upon as nearest allied to the soul or Atman. बस 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 बस। सेक्शन 1 इज द पार्ट नियरेस्ट अलाइड टू एनाटॉमिकल ब्रेन। अलाइड क्या है? अलाइड उसके साथ, उसका दोस्त है। अलायंस होते हैं। एम्प्लॉय। अलायंस मतलब फिक्स नहीं है। शादी के पहले जो रिश्ते आते हैं उसको अलायंस कहते हैं। अग्रीमेंट। हाँ, 2 पार्टीज के बीच में, कि हमारे ब्रेन का अग्रीमेंट हुआ है उसके साथ। सेक्शन 1 इज द पार्ट नियरेस्ट अलाइड टू एनाटॉमिकल ब्रेन। एनाटॉमिकल ब्रेन देखा है कभी? नहीं। शक्ल देखी है उसकी? मतलब कभी वीडियो में देखा है? हाँ। एकदम छोटा सा होता है और कहते हैं जितना बड़ा आपका फिस्ट नहीं, किसके बराबर होता है मुझे याद नहीं आ रहा है। फिस्ट के बराबर तो हार्ट होता है। जितना बड़ा आपका फिस्ट है उतना बड़ा हार्ट होता है। ब्रेन का साइज़ मुझे याद नहीं कितना है। और एकदम बहुत ऐसा पतले झिल्ली की तरह होता है, ज़रा सा टच कर दिया तो ख़राब हो जाता है ब्रेन। हाँ, इसलिए उसको कवर करने के लिए ब्रेन ने एक स्कल, बहुत हार्ड स्कल बना रखा है। About 5.5 to 6.5 to 3.6 inches. अच्छा, तो सेक्शन 1 माइंड का सेक्शन 1 क्या है? माइंड का सेक्शन 1 है हमारे ब्रेन के पास। मैं इसलिए भी आप लोगों को बता रहा हूँ बिकॉज आप जब किसी को समझाते हैं, कल को आप क्लास लेंगे जिनोगा की, तो आप बता सकें सेक्शन 1 इज द पार्ट नियरेस्ट अलाइड टू एनाटॉमिकल ब्रेन। एनाटॉमिकल मतलब जो ब्रेन है हमारा। तो एनाटॉमी क्यों बोला उसमें? तो और ब्रेन बोल देते। मैंने अभी बात की थी आपसे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे मुश्किल, सबसे मोटी बुक किसकी होती है? शरीर रचना, मतलब उसमें और डिटेल में जाना। एनाटॉमिकल मतलब, हाँ, एनाटॉमी का मतलब है शरीर का स्टडी, शरीर रचना विज्ञान। तो जो इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है ना कि सर आप ये जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 बोल रहे हैं उसमें खाली सेक्शन 1 है जो हमारे ब्रेन से अलाइड है। सेक्शन 2 थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसलिए जब रमण महर्षि जैसे लोग ध्यान कर पाते हैं तो सेक्शन 1 से थोड़ा सा बाहर निकल गए। अब आता है एक एजम्पशन, जिनोगा का एक एजम्पशन है। सेक्शन 4 वी लुक अपॉन नियरेस्ट अलाइड टू द सोल और आत्मन। ये नहीं कह रहे हैं कि सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 को हम ऐसे देखते हैं कि वो आत्मन से या सोल से अलाइड है। उस दिन मेरे को इतना हेल्प हुआ, सोल का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा ठीक हो गया। दुनिया भर के लोग सवाल पूछते रहते हैं
कि अगर दुनिया में सोल ढेर सारे हैं तो जब कोई मरता है और उतने ही सोल फिर से पैदा होते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? ऐसी ढेर सारी बेतुके सवाल हमारे मन में आते हैं जो हमको बड़े तुक वाले लगते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल सोल, जिसके ज़रिए आप खुद अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे इंटरनेट पर कोई आप वेब पेज देख रहे हैं, कोई यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, तो एक ही वीडियो को 1 करोड़ लोग देख सकते हैं, लेकिन रहेगा एक ही वीडियो। फिर भी 1 करोड़ लोग उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में चला सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है सोल या तो आत्मन। हम उसको अपने फिजिकल बॉडी में भी जान सकते हैं और वो इस फिजिकल बॉडी से भी अलग होता भी। इसलिए जब रमण कहते हैं कि मैं इस शरीर में भी हूँ और इस शरीर के बाहर भी हूँ, मैं सब जगह हूँ। राम के लिए कहा गया था, उनका नाम राम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो जो सब चीज़ में रमता है, जो सब चीज़ों में है, उसको राम बोलते हैं। तो सोल को कभी मत कंफ्यूज करिएगा कि सोल यहाँ भी है तो वहाँ कैसे है, इस शरीर में सोल कैसे है। सोल इंडिविजुअल भी होता है और एक ऐसे एंटिटी भी है जो इस शरीर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो सेक्शन 1 हमारे ब्रेन का पार्ट है, अलाइड है, और सेक्शन 4 को हम ऐसे देखते हैं कि वो सोल का पार्ट है, आत्मन का पार्ट है। इस बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको समझ लीजिएगा। बिटवीन सेक्शन 1 सित्ता and section 4 Atman we have section 3 governing the realm of extra sensory perception। इस section 1 और section 4 के बीच में एक है section 3 और ये क्या करता है? गवर्निंग द रियल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी। ये उन रियल्म्स को गवर्न करता है जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। एक सेंसरी मतलब हमारे 5 सेंसेस, एक्स्ट्रा सेंसरी मतलब इनके बाहर की चीज़ें। भूत प्रेत एक्स्ट्रा सेंसरी है, चमत्कार एक्स्ट्रा सेंसरी है, सपना एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। उसको कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट है, या तो हमारे माइंड का कौन सा पार्ट है? सेक्शन 3। इसलिए जिस आदमी का सेक्शन 3 डेवलप हो जाता है उसको बहुत बार इल्यूजन होता है कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ, मैं ही भगवान बन गया हूँ, बिकॉज उसके पास ताकत आ गई है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन करने की और गवर्न करने की। और लास्ट में है सेक्शन 2, और सेक्शन 2 को हमने फिर से डिवाइड किया है सेक्शन 2A और 2B में। खाली यही एक अकेला सेक्शन है जिसको सेक्शन 2A और 2B में डिवाइड किया है, क्योंकि 2A का डेवलपमेंट हमको करना नहीं है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड है, और 2B हमको डेवलप करना है। तो वो क्या है कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस पर्पस क्या है ज़ेनोवा का? हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना और इन सेक्शंस के बारे में डोमिनेटिंग एम है अपने माइंड को रेगुलेट कर पाना, अपने थॉट्स को, माइंड को कंसंट्रेट कर पाना। कैसे? थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। ऑब्स्टिकल्स हटाना। नहीं तो मैं तो आज क्या पढ़ा उसके बारे में बात करता हूँ। ऑब्वियसली हाँ, बिल्कुल ज़ेनोवा का ये भी काम है कि हम अपने ऑब्स्टिकल्स को पहचान सकें और उसको ख़त्म कर सकें।